हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जुलाई 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत यह हमारा 8वां लेक्चर होगा। इस 8वें लेक्चर के साथ साथ यह हमारा अंतिम लेक्चर होगा जुलाई 2023 श्रृंखला का, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड समसामयिक घटनाक्रम क्या रहा, नैतिकता से संदर्भ में क्या समसामयिक घटनाक्रम रहा, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में और परिशिष्ट से संदर्भित सभी के बारे में देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। संस्कृति से रिलेटेड हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है? पहला आता है मेहर भोज के बारे में। चलिए जानते हैं तो इसके बारे में क्या संबंधित समसामयिक घटनाक्रम रहा कि हाल ही में हरियाणा के कैथल राजा मेहर भोज ने प्रतिमा का अनावरण किया। तो किस राजा के द्वारा हरियाणा के द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया? हरियाणा के कैथल में राजा मेहर भोज के बारे। अब जानते हैं राजा मेहर भोज के बारे में कि मेहर भोज राजा कौन थे। वे 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रमुख शासक थे। तो ये जो मेहर भोज राजा थे वह गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक थे। वह अपने पिता रामभद्र के उत्तराधिकारी बने हुए थे और उन्होंने 1836 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुए थे। उन्होंने आदि वाहन जो भगवान विष्णु की उपाधि धारण किए हुए थे, उसके अलावा शासनकाल में कुछ सिक्कों पर आदि वराह का पद भी उत्कीर्ण किया हुआ था और अरब व्यापारी सुलेमान में उन्हें महानतम गुर्जर प्रतिहार सम्राटों में से एक बताया हुआ था। वे कला एवं संस्कृति के भी महान संरक्षक थे और उन्होंने कभी राजसीगर को भी संरक्षण प्रदान किया हुआ था। इनके संदर्भ में ये प्रमुख इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब जानते हैं मेहर भोज के राजनीतिक समीकरण के बारे में कि इनका राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था कि उन्होंने विजय और कूटनीति के माध्यम से प्रतिहार साम्राज्य को पुनर्गठित और समेकित किया था और उन्होंने बराह दौलतपुर, करहला, पाहेवा आदि स्थानों पर अनेक अभिलेख जारी किए थे और मालवा, राजपूताना, मध्य देश में उनका नियंत्रण था। कल्हड़ की राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है कि उनके साम्राज्य का विस्तार उत्तर में कश्मीर तक उनका विस्तार था। अब जानते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या रहा कि उन्होंने पूर्व में पालों और दक्कन में राष्ट्रकूटों के साथ कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तो ये पूर्व में पाल थे, जो यहाँ पर पाल रहे, यहाँ गुर्जर प्रतिहार रहे और यहाँ राष्ट्रकूट रहे। तो यहाँ पर एक कन्नौज में एक त्रिपक्षीय युद्ध रहा, तो जिसमें 3 प्रतिद्वंदी रहे। इसके अंतर्गत उन्होंने पाल राजा देवपाल के साथ युद्ध किया था। बाद में ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार भोज ने देवपाल के पुत्र को हराया हुआ था। उन्होंने शासनकाल के दौरान अमोघ वर्ष और कृष्ण द्वितीय कन्नौज पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट राजा थे और भोज ने राष्ट्रकूटों से कन्नौज से जीतकर अपने साम्राज्य में नर्मदा नदी में विस्तारित किया हुआ था। अब जानते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में, उनका कार्यक्रम क्या रहा, उनके बारे में प्रमुख शासक, बड़े नगर, अभिलेख, प्रशासन के बारे में जानते हैं। गुर्जर प्रतिहार जो रहे वह 730 ईस्वी से 1036 ईस्वी तक रहे, जिनमें प्रमुख शासक नागभट्ट जो संस्थापक थे, फिर आते हैं वत्सराज, फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर मेहर भोज, महेंद्रपाल, जसपाल जो अंतिम शासक रहा। नागभट्ट जो थे संस्थापक थे और जसपाल अंतिम शासक थे। बड़े नगरों में आता है कि उज्जैन वत्सराज की राजधानी रही, कन्नौज मेहर भोज और उत्तरवर्ती शासकों की राजधानी रही। इसके संदर्भ में अब आता है साहित्यिक स्रोत और अभिलेख के बारे में देखते हैं कि पुलकेशन द्वितीय ने ऐहोल के लेख और ह्वेन संग का यात्रा वृत्तांत दिया है, जिसमें बाण भट्ट का हर्षचरित भी इसी के समय में साहित्यिक अभिलेख रहा। फिर आता है प्रशासन के बारे में कि राजाओं ने परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। इनके प्रशासन में मंत्रिपरिषद का उल्लेख नहीं मिलता है। राज्य को भुक्तियों में और भुक्तियों को मंडलों में और मंडलों को नगरों में तथा गांवों में विभाजित किया गया है। गांवों का प्रशासन स्थानीय स्तर पर किया जाता था। सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखते हैं कि समाज में जाति व्यवस्था प्रचलित थी और अंतर्राज्यवाद जातीय विवाह भी होते थे। शाही और अमीर वर्ग के लोग बहुविवाह करते थे और यह ब्राह्मणवादी धार्मिक व्यवस्था के लिए प्रगति का युग था, जिसमें तत्कालीन समय में वैष्णव, शैव और शक्ति सौर सबसे प्रमुख संप्रदाय थे, जिसमें मूर्ति पूजा, यज्ञ, धार्मिक स्थलों पर दान देना प्रचलन में था। इसके संदर्भ में कला और स्थापत्य के संदर्भ में देखते हैं कि यह इस राजवंश के कला, स्थापत्य और साहित्य के महान संरक्षक थे, जिन्होंने उत्कृष्ट मूर्तियों में विष्णु की विश्वरूप, शिव की पार्वती विवाह और महिला आकृति सुरसुंदरी आदि पे शामिल रहा। इस राजवंश की स्थापत्य कला में सबसे उत्कृष्ट कार्य ओशिया
में देखा जाता है, जहाँ स्थापत्य की महामारू शैली में निर्मित हरिहर मंदिर विशेष है। ओशिया आधुनिक राजस्थान के जोधपुर जिले में अवस्थित है, जहाँ ओशिया में निर्मित आरंभिक संरचनाएं मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली का उदाहरण प्रस्तुत करती है। और इस शैली में मुख्य शैली 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ है, जिसमें ग्वालियर किले में स्थित तेली का मंदिर भी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना रहा। यह मंदिर शक्ति पंथ को समर्पित है तथा इस राजवंश को सबसे आरंभिक बड़े स्तर की उन पुरानी सूचनाओं में से या संरचनाओं में से एक है जो आज भी मौजूद है, और इनका निर्माण मेहर भोज के शासनकाल में हुआ था। और उत्तराधिकारियों के बार बार बदलने, पारिवारिक कलह, पश्चिम से तुर्क हमले और पूर्व से पाल शासकों के आगे बढ़ने के कारण इस राजवंश का 1736 ईस्वी में पतन हो गया। आप जानते हैं श्री अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में कि हाल ही में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर हैदराबाद में वर्ष भर चलने वाले उत्सव का शुभारंभ किया गया। आप जानते हैं इनके आरंभिक जीवन के बारे में कि इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम के निकट मोगल्लू गांव में हुआ था, और वे 18 वर्ष की आयु में भी सांसारिक सुखों को त्याग करके सन्यासी बन गए थे। भारत की आज़ादी में योगदान के संदर्भ में देखते हैं कि वे असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से प्रभावित हुए थे, और उन्होंने आदिवासियों को स्थानीय पंचायत अदालतों में न्याय पाने, औपनिवेशिक अदालतों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और मद्यपान का त्याग करने के लिए भी प्रेरित किया हुआ था। आप जानते हैं रंपा विद्रोह के बारे में, जो 1922 से 1924 के बीच में हुआ था। इसे मनियम विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ शब्दार्थिक अर्थ होता है वंचित। स्थानीय लोगों द्वारा मनियम या बीरड़ू, जिसे जंगलों का नायक भी कहा जाता है, जिसे अगस्त 1922 में श्री अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों के अत्याचारी शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया हुआ था। उन्होंने मद्रास वन अधिनियम 1882 के दमनकारी प्रावधानों के खिलाफ आदिवासियों को संगठित किया हुआ था, और 1920 के दशक की शुरुआत तक यह संगठित गोरिल्ला संघर्ष के रूप में फैल गया। उन्होंने जल्द ही एहसास हो गया कि उन्होंने उन्नत हथियारों से युक्त ब्रिटिश सेना का मुकाबला पारंपरिक हथियारों से नहीं किया जा सकता है, और आधुनिक हथियार प्राप्त करने के लिए उन्होंने इसे दुश्मन से छीनने का रास्ता अपनाया, और इसके लिए पुलिस स्टेशनों पर हमले शुरू किए। इस तरह का यह पहला हमला विशाखापट्टनम के चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन पर किया गया, और अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों पर किए जा रहे अत्याचार को रोकने के लिए अल्लूरी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो 7 मई 1924 को उन्हें फांसी दे दी गई। रंपा विद्रोह ने उड़ीसा के आदिवासियों को आगे भी संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। फलतः उन्होंने वन कानूनों का उल्लंघन करने के साथ साथ लगान न चुकाने के लिए भी संघर्ष शुरू किया हुआ था। वे कलकत्ता के गुप्त संगठनों के सदस्य भी रहे, जहां से उन्होंने बम बनाना सीखा हुआ था। अब आज जानते हैं रंपा विद्रोह के पीछे कारण कि रंपा और गुडेम पहाड़ियों से आदिवासी आबादी के अधिकारों को छीनने के संदर्भ में कि 1882 में मद्रास वन अधिनियम पारित किया गया, और इसके तहत इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के मुफ्त आवागमन और लघु वनोपजों के संग्रह को प्रतिबंधित किया गया। कृषि की पारंपरिक पोडू प्रणाली को प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें कीर्तन दहन स्थानांतरण कहा जाता है, और इस कृषि पद्धति में भूमि के खंड में वनस्पतियों को काटा जाता है और फिर उसमें आग लगाकर भूमि को साफ किया जाता है, और यह एक निर्वाह कृषि प्रकार है। आदिवासियों के शोषण के बारे में जानते हैं, जिसमें बेटी श्रमिक के बारे में जो अवैतनिक मजदूर होते हैं, गोती श्रमिक जो होते हैं वो ऋणी बधुआ मजदूर होते हैं, और कुली श्रम की प्रणाली होती है। बेटी श्रमिक के बारे में ये आदिवासी लोगों ने पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों और रेलवे लाइनों के निर्माण में बेटी श्रम के रूप में काम करने से इनकार कर दिया। गोती श्रमिक जो होते हैं ऋणी बधुआ मजदूर होते हैं, जिन्हें गोती श्रमिकों के इस क्षेत्र में निजी वन ठेकेदारों द्वारा उचित वेतन दिए बिना ही नियोजित किया जाता था। खुली श्रम की प्रणाली के बारे में कि मजदूरों को उनके काम के लिए स्थानीय दर पर भुगतान किया जाता था, लेकिन कुछ प्रकार के वन संबंधी कार्यों के लिए उन्हें भुगतान नहीं किया गया था। मुक्तेदार या गांव के मुखिया की शक्ति कम कर दी गई, जिसमें रंपा क्षेत्र में पारंपरिक सामाजिक आर्थिक ढांचे के अंतर्गत मुक्तगार अपनी वर्चस्वशाली स्थिति के कारण वास्तविक शासक बन गए, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के जनजातीय समुदाय की शक्ति संरचना को नष्ट कर दिया था, जिससे मुक्तदार नाराज हो गए थे। इसके संदर्भ में अब आता है बेस्टिल डे और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस में बेस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया हुआ है। तो ये किसके संदर्भ में है कि भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा फ्रांस में बेस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया है। अब जानते हैं बेस्टिल डे के बारे में कि बेस्टिल डे क्या होता है। बेस्टिल डे को 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल जेल पर हुए हमले के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है।
इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 14 जुलाई को बेस्टिल डे के रूप में मनाया गया है। बेस्टिल डे से संबंधित घटनाओं को देखते हैं कि फ्रांस के राजा और असेंबली से एक दूसरे के संदेह की स्थिति दृष्टि को देखते थे और अचानक राजा ने सैनिकों के शहर में जाने का आदेश दिया हुआ था। इसमें यह अफवाह फैल गई थी कि राजा जल्द ही सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दे सकता है और इसके बाद हजारों लोगों को एक समूह में पेरिस स्थित किले की बेस्टिल नामक जेल पर हमला कर दिया। लोगों द्वारा वहां एकत्र किया गया जहां उन्होंने गोला बारूद मिलने की उम्मीद थी। इसके संदर्भ में बेस्टिल पेरिस में 14वीं सदी में एक किलानुमा जेल थी। वहां के लोगों ने इसे राजा की निरंकुश शक्ति का प्रतीक मानते थे और इससे नफरत करते थे। 14 जुलाई के दिन ही बेस्टिल का कमांडर मारा गया और कैदियों ने भीड़ ने रिहा कर दिया। इसके साथ ही फ्रांस की क्रांति से संबंधित घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। यह वैचारिक क्रांति के रूप में तब्दील होती गई। अब जानते हैं फ्रांस की क्रांति के कारण के बारे में, जिसमें पहला कारण आता है कि प्रशासन में आम नागरिकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, कि आम लोगों की प्रशासन में कोई भागीदारी नहीं थी। हालांकि फ्रांस में एसेट्स जनरल नामक एक प्रतिनिधि संस्था मौजूद थी, लेकिन 1614 के बाद से इसकी कोई सत्र आयोजित नहीं किया गया था। 18वीं सदी के अंत में फ्रांसीसी समाज में, जिसमें सामंतवाद की पतनशील व्यवस्था के साथ विविधतापूर्ण और विकसित सामाजिक व्यवस्था मौजूद थी, जिसमें एसेट्स में वर्गीकृत समाज मध्ययुग की सामंती व्यवस्था का प्रतीक था। किसानों की जनसंख्या लगभग 90% थी, हालांकि उसमें केवल लोगों के पास ही स्वयं की कृषि भूमि थी और शीर्ष 2 एस्टेट के सदस्यों के पादरी और कुलीन वर्ग के जन में कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त हुए थे। फ्रांस की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें लगातार युद्धों के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई और फ्रांस दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था। अब आता है बौद्धिक प्रबोधन में देखते हैं मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो जैसे कुछ विद्वानों ने लोगों के स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के विशेष अधिकारों और उनके द्वारा किए जाने वाले अन्याय को आधार बनाकर उन्हें खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई हुई थी। क्रांति के तात्कालिक कारणों को देखते हैं कि फ्रांस ने तत्कालीन राजा लुईस 16 की अदूरदर्शी दृष्टि या नीति का आर्थिक संकट ने सर्वहारा वर्ग का जीवन कष्ट कर बना दिया और इसी दौरान मध्यम वर्ग भी उभर कर सामने आया। अब आता है कि फ्रांसीसी क्रांति के घटनाक्रम को देखें तो सबसे पहले 1774 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बना हुआ था और राजा बनते ही उन्होंने खाली राजकोष या पुरानी शासन व्यवस्था के रवैये के कारण उत्पन्न सामाजिक असंतोष का सामना करना पड़ा और 1789 में एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें तीसरी एस्टेट में नेशनल असेंबली का गठन किया गया, जिसमें बास्तीन का धावा बोल दिया गया और ग्रामीण इलाकों में किसानों ने विद्रोह कर दिया गया और 1791 में फ्रांस की शक्तियों को सीमित करने और सभी मनुष्यों को आधारभूत अधिकारों की गारंटी देने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। इसी के साथ ही जो फ्रांस था 1792 से 1793 में फ्रांस एक गणतंत्र बन गया, जिसमें राजा का वध कर दिया गया और जैकोबिन रिपब्लिक की स्थापना की समाप्ति की गई और फ्रांस में डायरेक्टरी नियमों के तहत शासन की शुरुआत भी की गई। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना और उन्होंने यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और 1815 में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की हार हुई थी। इसके संदर्भ में इसका ये प्रमुख घटनाक्रम है जो 1774 से 1815 के बीच का है। अब जानते हैं फ्रांस की क्रांति के परिणाम के बारे में, जिसमें फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा और विश्वव्यापी क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके संदर्भ में देखते हैं कि निरंकुश तानाशाही बुर्बो राजवंश का अंत हुआ, जिसमें क्रांति के तहत बुर्बो राजवंश उन्मूलन कर दिया गया था, जिससे 1791 से लागू नए संविधान के बाद से ही किसी भी राजा ने देवी अधिकारों का दावा नहीं किया था। सामाजिक व्यवस्था का पर प्रभाव पड़ा, जिसमें विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग का अंत हुआ, जिसमें क्रांति ने एक नई सामाजिक ताने बाने की शुरुआत हुई। सामंतवाद का अंत हुआ, जिसमें सामंती लॉर्ड्स ने प्रशासन, सेना और चर्च में सभी प्रमुख पदों पर कब्जा किया और क्रांति के बाद से इस प्रवृत्ति में काफ़ी कमी हुई। मध्यम और निम्न वर्ग की स्थितियों में सुधार हुआ, जिसमें जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किसानों को भूमि आवंटित की गई और कई कर हटा दिए गए। चर्च की सर्वोच्चता में गिरावट देखी गई, जिसमें सभी संप्रदायों में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई और क्रांतिकारी में बुद्धि और तर्क पर अधिक जोर दिया गया। मानवाधिकारों की घोषणा की गई, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ अभिव्यक्ति के भाषण की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। अब क्रांति के नकारात्मक प्रभाव देखें तो इसके अंतर्गत क्रांति के बाद शुरू हुए आतंक के शासन के दौरान कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें फ्रांस में लंबे समय तक अशांति, अराजकता और अव्यवस्था का दौर भी जारी रहा। विश्वव्यापी स्थायी प्रभाव क्या पड़ा, इसके संदर्भ में देखते हैं कि क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया, जिसमें इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसमें यह भावना जल्द ही बेल्जियम, सर्बिया, ग्रीस और हंगरी में भी फैल गई। मानवाधिकारों की घोषणा की गई, जिसमें कई आंदोलनों को जन्म दिया। इसके तहत लोगों ने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि संपत्ति के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी मांग की।
लोकतांत्रिक मूल्यों को विस्तार किया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की विचारधारा ने अलग अलग देशों में आंदोलनों में प्रेरित किया। टीपू सुल्तान, राम मोहन राय कुछ ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने क्रांतिकालीन फ्रांस के आने वाले विचारों को भी अपनाया हुआ था। इसके संदर्भ में रहा। अब संक्षिप्त सुर्खियों में देखते हैं सबसे पहले अभिनव अनुभव मंडल के बारे में। अनुभव मंडल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का नाम भारत मंडपम रखा गया है। भारत मंडपम नाम के पीछे की प्रेरणा भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडल रहा है। अनुभव मंडल इतिहास की सबसे पारंपरिक संसदों में से एक रहा है, जहां कवियों और सामाजिक आध्यात्मिक सुधारकों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में सुधारों के लिए विचार विमर्श किया जाता है। वही एक महान योगी प्रभुदेव इस संसद के अध्यक्ष रहे, वहीं भगवान बसवेश्वर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे। और मंडप के सदस्यों का चयन लोगों द्वारा नहीं किया जाता था, बल्कि मंडप के उच्च प्राधिकारियों द्वारा चयनित या मनोनीत किया जाता था। अब आता है पोर्नकोट्टई स्थल के बारे में, जो तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टई जिले में अवस्थित पोर्नकोट्टई स्थल पर की गई खुदाई से संगम युग से संबंधित सोने का स्टंट, हड्डी से बना हुआ एक नुकीला औजार और एक कार्नियल नवाना का प्राप्त हुआ है। संगम युग तमिलनाडु और केरल के प्राचीन इतिहास का एक काल है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ईस्वी तक प्रस्तुत रहा। उत्खनन स्थल से समाधान स्थल का संकेत मिलता है, जहां दुर्ग क्षेत्र में स्थल के अंदर जल निकायों का प्रमाण मिले हुए हैं। और कार्नेलियल मनके की खोज ने देश के आंतरिक व्यापार का संकेत दिया, क्योंकि ये सामान्यतः भारत के उत्तरी भाग में प्राप्त हुए हैं। हड्डी के नुकीले औजारों की खोज से संकेत मिलता है कि पोर्नकोट्टई बुनाई उद्योग का स्थल रहा है। अब जानते हैं जहाज निर्माण की टंकाई पद्धति के बारे में, जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना के सामूहिक रूप से जहाज निर्माण की 2000 साल पुरानी तकनीक को पुनर्विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू करेंगे। और इस तकनीक को टंकाई पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह पद्धति जहाज का निर्माण कीलों के प्रयोग से स्थान पर लकड़ी के तख्तों को एक साथ जोड़कर किया जाता है। इस पद्धति में निर्मित जहाज के लचीलेपन और टिकाऊपन में वृद्धि होती है, और इसके साथ उथले जलमग्न बालू भत्ती से नुकसान पहुंचने की संभावना कम होती है। और यूरोपीय जहाज़ों के आगमन से जहाज निर्माण तकनीक में भी बदलाव आ गया है। अब आता है ओल चिकी लिपि के बारे में, जिससे प्रधानमंत्री ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि का उपयोग करके संथाली जनजाति के लोगों को हूल दिवस की शुभकामनाएं दी हुई हैं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संथाली को भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली भाषाओं के साथ संविधान में शामिल किया गया है, जिसमें 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं को भी सूचीबद्ध किया गया। ओल चिकी लिपि का विकास 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने किया हुआ था, जिस संथाली का एक मुंडा भाषा है, जिस भाषा में मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, पूर्वी नेपाली और भूटान में बोली जाती है। जिससे 2011 की जनगणना के अनुसार संथाली की संख्या 7.3 मिलियन है। अब आता है 30 जून 1885 को संथाल विद्रोह की शुरुआत स्मृति में हूल दिवस के रूप में हुई। संथाल विद्रोह जो हुआ वह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ शुरुआती विद्रोह था, जिसका मुख्य कारण 1790 में स्थायी बंदोबस्त अधिनियम था, जिसके कारण वीरभूम और मानभूम क्षेत्रों में इसका विस्थापन हुआ और बाद में यह जमींदार पुलिस ब्रिटिश द्वारा उनका शोषण किया गया। यह विद्रोह झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में दामिल एकोह क्षेत्र में हुआ था, जिसका नेतृत्व दो भाइयों सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। अब आता है कुई भाषा के बारे में। उड़ीसा मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने की प्रस्ताव की मंजूरी दी हुई है। कुई भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, जिसको मुख्य रूप से कौंध या कंध नामक उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजाति के द्वारा बोले जाता है। और इस भाषा को उड़िया लिपि का उपयोग किया जाता है, जिसमें खोंडी, गुमसाई इसकी उपभाषाएं होती हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें देश के आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें 22 भाषाएं और मूल संविधान में 14 सूचीबद्ध भाषाएं, जिसमें बाकी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में इस सूची में शामिल किया गया। और 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम में संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो भाषाओं को जोड़ा गया। नई भाषा के समावेशन के संदर्भ में देखते हैं कि वर्तमान में किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के विचार में कोई मानदंड नहीं है। इस निश्चित मानदंड में विकसित करने के लिए सरकार ने पाहबा 1996, सीताकांत महापात्र 2003 में समितियों का गठन किया, लेकिन ये मानदंड विकसित करने में सफल नहीं हो सके। इसके संदर्भ में किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने से प्राप्त होने वाले लाभ के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें उक्त भाषा के विकास के लिए सरकार ने सहयोग प्राप्त होता है, साहित्यिक अकादमी से मान्यता मिलती है, साथ ही इसमें शामिल पुस्तकों का व्यापक स्तर पर अनुवाद किया जाता है।
राज्य विधानमंडल और संसद में एक बहस के दौरान इसका उपयोग किया जाता है और अखिल भारतीय प्रतिभागी परीक्षाओं में इसका उपयोग किया जाता है और आरबीआई द्वारा भारतीय नोटों पर अंकित भाषाओं में से भी शामिल किया जाता है, इस भाषा के संदर्भ में है। अब आता है जो समुदाय के बारे में। जो समुदाय जो निम्नलिखित शामिल है, जिसमें चिन्कुकी में जो निर्जातीय समूह की सभी जातियाँ होती हैं, जिनमें म्यांमार, भारत, बांग्लादेश फैली हुई है। इसमें कई उपजातियाँ और कुल होती हैं, जैसे चिन्कुकी में जो लुशोई, जोम, पेतई, हमार, रालते, पाबी, लाई, मारा, गंगटे, थाड़ो आदि शामिल हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जनजातियाँ चीन से तिब्बत होते हुए म्यांमार में बसने के लिए चली गई थीं। वे तिब्बती बर्मी भाषा समूह की भाषाएं बोलती हैं। तथा अब आता है केर पूजा के बारे में, जो त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जो खारची पूजा के 2 सप्ताह बाद मनाया जाता है। इसके संरक्षक देवता केर की पूजा की जाती है। त्यौहार के दौरान एक संरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए अगरतला के प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए और इसके दौरान लोगों को आग जलाने, नृत्य करने, गाने या यहाँ तक कि जूते पहनने की भी अनुमति नहीं होती है। यह त्यौहार पूर्व उत्तर के कुछ राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों में भी आयोजित किया जाता है। यहाँ पर संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नीति शास्त्र या एथिक्स के संदर्भ में पढ़ते हैं। इसका पहला टॉपिक आता है मानवता के बिना विज्ञान के संदर्भ में क्या कहा गया। इसमें देखते हैं, इसके परिचय के संदर्भ में देखते हैं कि मानवता के बिना विज्ञान महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित 7 सामाजिक पापों में से एक माना गया। गांधी जी ने इस बात का जोर दिया है कि यदि विज्ञान की अवधारणा पूरी तरह से तकनीकी और प्रौद्योगिकी तक सीमित हो जाती है तो यह मनुष्य को शीघ्र ही मानवता के विरुद्ध कर देगा। उन्होंने उन पर उच्च मानवीय उद्देश्यों पर भी ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया है जिन्होंने प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया हुआ। मानवता के बिना वैज्ञानिक विकास के हालिया उदाहरण को देखते हैं कि मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव की जानकारी होने के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध में घातक अधिकारों का प्रयोग किया गया। चीन ने एक शोधकर्ता ने डिजाइनर बेबी बनाने के लिए जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया और कृत्रिम तथा विनाशकारी प्रौद्योगिकियां निजता के उल्लंघन और परिणामों के विचार के लिए बिना तेजी से प्रगति कर रही हैं। अब जानते हैं प्रमुख हितधारकों और इनके हित के बारे में, जिसमें वैज्ञानिक समुदाय के संदर्भ में देखते हैं कि वैज्ञानिक विकास बड़े पैमाने पर लोक कल्याण के विचार को आगे बढ़ाते हुए व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। और संस्थान के संदर्भ में देखें तो यह सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थान में शामिल हैं, जिसमें सार्वजनिक संस्थान को आमतौर पर राष्ट्रीय हितों के लिए निर्देशित किया गया हो और निजी संस्थान को आमतौर पर लाभ पर अधिक जोर देने के लिए दिया गया। नियामकी निकाय के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आता है, जिसमें नियामकी निकाय को लक्ष्य मानवता के कल्याण के लिए विज्ञान के उपयोग को बढ़ावा देती है, जिसका लक्ष्य अनुसंधान और वैज्ञानिक विकास में पारदर्शिता और जवाबदेही लगाना होता है। संप्रभु राज्य के संदर्भ में देखते हैं कि संप्रभु राज्यों में हित उनके राष्ट्रीय हित को निर्भर करते हैं, जिसमें ये हित भू राजनीतिक परिस्थितियों और घरेलू जरूरतों के अनुरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। नागरिक या व्यक्ति के संदर्भ में देखें तो इसमें एक व्यक्ति आकांक्षी मानव सभ्यता के समग्र कल्याण के साथ समान वैज्ञानिक विकास की मदद से अपने जीवन को बेहतर बनाना होता है। मानवता के बिना विज्ञान से जुड़ी नैतिक चिंताओं के संदर्भ में देखते हैं, जिसमें लाभों का असमान वितरण होता है, सीमित जवाबदेही होती है, प्रौद्योगिकी का अवैध उपयोग होता है, मनुष्य के एक साधन के रूप में होता है तथा विज्ञान एक साधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे की राय में देखते हैं तो इसमें वैज्ञानिक नैतिकता होनी चाहिए, जिसे वैज्ञानिक नैतिकता को लागू किया जाए, जो वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। बहुहितधारक भागीदारी तंत्र होना चाहिए, जिससे प्रणालियाँ स्थापित की जा सकें और शिक्षा प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। सामाजिक प्रभाव संकेतक होना चाहिए और एक स्थायी मंच की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्राथमिक भागीदारों को शामिल किया जाए और यह अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के लिए एक मंच तैयार करने में मदद करेगा। अब आता है वैज्ञानिक विकास के परिणाम को एक नज़र में देखते हैं, तो जिसमें यह नैतिक मूल्य या सिद्धांतों को अपनाया गया है, जिसमें नहीं अपनाया गया है उसको देखते हैं। इसमें विकास में आता है कि यह असंतुलित विकास और सिर्फ कुछ ही लोगों को इसका लाभ मिलता है और इसमें जो होता है वह विकास प्रकृति में संधारणीय होता है। वैज्ञानिक विकास का लाभ सभी को मिलता है। मानव गरिमा के संदर्भ में देखते हैं तो यह मानवीय गरिमा को कमजोर करता है, यह गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। और मानवता के भविष्य के संदर्भ में देखें तो इसमें परमाणु और जैविक हथियार के निर्माण जैसी चुनौतियां पैदा होती हैं और यह उन तकनीकों को बढ़ावा देता है जिसमें मानव जीवन के आसान बनाती है। अब आता है मानव पर नियंत्रित दशाओं में संक्रमण के अध्ययन से संबंधित नैतिक आचरण में कि हाल ही में भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद की बायोएथिक्स यूनिट ने भारत में CHIS से संबंधित नैतिक आचरण के लिए एक सर्वसम्मति आधारित नीतिगत विवरण तैयार किया हुआ है, जिसमें
मानव पर नियंत्रित दशाओं में संक्रमण के अध्ययन को ह्यूमन चैलेंज स्टडी भी कहा गया है, जिसमें आप जानते हैं CHIS के बारे में कि यह ह्यूमन चैलेंज स्टडी में स्वेच्छा से शामिल किसी व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति को अत्यधिक नियंत्रित दशाओं में रोग पैदा करने वाले रोगाणु से संक्रमित करवाया जाता है और इसके जरिए मनुष्य में होने वाले संक्रामक रोगों के रोगजनन तथा संचरण, रोकथाम और मौजूदा समझ को बेहतर किया जाता है। इसमें भारत में रोगों के समग्र बोझ में संक्रामक रोगों का लगभग 30% योगदान होता है, जबकि भारत में अभी तक CHIS जैसे अध्ययन नहीं हुए हैं। अब आता है प्रमुख हितधारकों तथा उनके हित के बारे में जानें, जिसमें प्रतिभागी, समाज, विज्ञान संस्था, शोधकर्ता और मीडिया के बारे में देखें। तो जिसमें सबसे पहले प्रतिभागियों के संदर्भ में देखें तो यह प्रतिभागियों को अनुसंधान के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है और यह अंततः सुनिश्चित करता है कि यह पूरी तरह से समझते हैं और इससे स्वेच्छा से भाग ले रहे। समाज के संदर्भ में कि यह सामाजिक स्वास्थ्य लाभ, महामारी संबंधी तैयारियों में सुधार, सामुदायिक सशक्तिकरण होना चाहिए। विनामिकीय संस्था के अंतर्गत यह विज्ञान और अनुसंधान संसाधनों पर जिम्मेदारी पूर्ण प्रबंधन होना चाहिए। शोधकर्ता के संदर्भ में कि शोधकर्ता अनुसंधान के सभी चरणों में पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। मीडिया के संदर्भ में देखें तो CHIS में जागरूकता बढ़ाना और जानकारी का प्रसार करना होता है। इसके संदर्भ में कुछ नैतिक चिंता है, जैसे चिकित्सा नैतिकता के मूल सिद्धांत में, जिसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का उल्लंघन है। मनोवैज्ञानिक संकट होता है, कुछ मामलों में जानकारियां छुपाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2010 में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन के परीक्षण से जुड़े कुछ नकारात्मक पहलू सामने आए थे, क्योंकि वॉलंटियर्स इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। निजता और गोपनीयता का मुद्दा उठता है तथा तीसरे पक्ष में समुदायों के जोखिम होते हैं। प्रतिभागियों को शामिल करने का कुटिल उद्देश्य होता है तथा आगे की राय में देखते हैं कि जिसमें जोखिम न्यूनीकरण रणनीति और शोधकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है, जिसमें समाज प्रतिभागी होते हैं। अनुसंधान की रूपरेखा के संबंध में सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाता है और इसमें सूचित सहमति के प्रावधान में ICMR में राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देश 2017 को लिया गया। अब आता है सुर्खियों में रही योजनाओं के बारे में, जिसमें योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। हाल ही में बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन यापन की उच्च लागत के कारण असंगठित क्षेत्र में 21% श्रमिक PMSY योजना से बाहर हो गए। जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, उसके तहत 21% जो असंगठित क्षेत्र है वो बाहर हो गए। अब जानते हैं योजना के उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में। योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है और इसकी मुख्य विशेषताओं में है कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे श्रम और रोजगार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रशासित किया गया है। इनका कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम और CSC के ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। जिस योजना को पेंशन फंड मैनेजर LIC और यह पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है। इस योजना के नामांकन की सुविधा देश के सभी कॉमन सर्विस सेंटर में प्रदान कर रहे हैं। लाभार्थी को यह योजना कोई प्रशासनिक लागत नहीं देनी चाहिए, जिसमें यह भारत सरकार की एक मुफ्त सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह एक स्वैच्छिक अंशदान आधारित पेंशन योजना है, जिसके तहत 60 वर्ष से की आयु के प्रति माह में 3000 रुपये सुनिश्चित प्राप्त होंगे तथा पेंशन मिलने के दौरान लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी के पति या उसकी पत्नी को मूल पेंशन में 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होता है। अनिवार्य दस्तावेज इसमें आधार कार्ड होता है और IFSC सहित बचत खाता इसके अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। पात्रता मानदंड में देखते हैं कि असंगठित श्रमिक होना चाहिए, प्रवेश आयु 18 से 40 होनी चाहिए, 15,000 रुपये उससे कम होना चाहिए मासिक आय, संगठित क्षेत्र में या उसमें आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इसके संदर्भ में है। अब परिशिष्ट के संदर्भ में देखते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 के बारे में, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऐसे सभी परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिससे वह एक सदस्य अकुशल शारीरिक काम करना चाहते हैं। अब जानते हैं योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जिसमें मनरेगा 2005 के लक्ष्य को देखते हैं, जिसमें रोजगार देना है, गुणवत्तापूर्ण परिस्थितियों का निर्माण करना, सामाजिक समावेशन, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना और पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रभावी बनाना है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख लक्ष्य है। फिर जानते हैं मांग संचालित एवं जन केंद्रित योजना के बारे में, जो गारंटीकृत योजना है। बेरोजगारी भत्ता, अतिरिक्त रोजगार, राज्यों के विवेकाधिकार के संदर्भ में इसके प्रमुख प्रावधान है। दुर्घटना संबंधी मुआवजे के संदर्भ में देखते हैं, इसमें कार्यस्थल पर दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे का दावा का प्रावधान करता है, जिसके तहत कार्यस्थल पर दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी दिव्यांगता या मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण में कम से कम 1/3 महिला लाभार्थियां शामिल हैं।
अनिवार्य प्रावधान में आता है कि श्रम सामग्री अनुपात 60:40 होगा और बिना किसी ठेकेदार या मशीनरी का यह केवल शारीरिक श्रम द्वारा पूरा किया जाएगा और किए गए कार्य की मात्रा के लिए सभी को समान वेतन दिया जाएगा। इसमें कवरेज के संदर्भ में क्या ये योजना 100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू रहेगी और यह प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार प्रदान किया जाएगा और यदि यह कार्यस्थल में 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है तो इस दशा में लाभार्थी अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त करने का भी हकदार होगा। वित्त पोषण के पैटर्न को देखते हैं कि इसमें अकुशल 100% श्रमिक होते हैं, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है 100% अकुशल श्रमिकों की लागत के लिए और इसमें 75% केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा सामग्री की लागत के मामले में ऐसा वित्त पोषित किया जाता है। अब आता है मजदूरी के अनुपात में बेहतर पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए मजदूरी करने वाले व्यक्ति के खाते में ही उनकी मजदूरी का भुगतान किया जाता है। ग्रामीण परिवारों के लिए जॉब कार्ड निर्धारित किया जाता है, जिसमें अकुशल शारीरिक श्रम करने पर इच्छुक कोई भी ग्रामीण परिवार ग्राम पंचायत में अपने परिवार को पंजीकृत करा सकता है और जॉब कार्ड प्राप्त कर सकता है। मजदूरी करने वाले के अधिकार होते हैं, जिसमें प्रमुख अधिकार में आता है साफ और सुरक्षित पेयजल, विश्राम की व्यवस्था, फर्स्ट एड बॉक्स या दवाओं की उपलब्धता, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कामकाजी महिलाओं की देखभाल करना होता है। सृजित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग की जाती है, जिसमें जियो मनरेगा के तहत निर्मित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग करता है। इससे राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर और इसरो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाता है और शिकायत निवारण में अधिनियम में सामाजिक लेखा परीक्षक के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया और ये प्रावधान कार्यों की प्रभावी पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है, जिसमें शिकायतों का समाधान, जांच पड़ताल करने और निर्णय पारित करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। अब जानते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में, जिसमें सबसे पहले देखते हैं मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनका जन्म फैजाबाद में हुआ था और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहे। उन्होंने 1849 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6ठी कंपनी में एक सैनिक नियुक्त किया गया था, जिन्हें 1857 की बैरकपुर सैन्य छावनी में ब्रिटिश अधिकारियों को हमला करके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया गया और यह विद्रोह भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। राष्ट्रवादी व साहसी प्रदर्शित नैतिक मूल्य है, जिसमें कोलकाता के ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करने के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बेमोश चंद्र बनर्जी जो न्याय और दूरदर्शिता के धनी थे, जिन्होंने वह एक राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं में से एक थे, उन्होंने यह एक स्थायी वकील होने के नियुक्त पर पहले भारतीय बने, जिन्हें 1883 में उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में अवमानना के प्रसिद्ध मामले में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बचाव किया हुआ था। अब आते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था और उन्होंने किसानों को संगठित करके स्वतंत्रता आंदोलन में नई चेतना का संचार किया और अप्रैल 1936 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इनके नैतिक सिद्धांतों में देखते हैं कि यह सामुदायिक विकास और निस्वार्थ सेवा के धनी रहे। अब आता है कि जय रामदास दौलत राम के बारे में, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के अनुयायी रहे, जिन्होंने होम रूल आंदोलन के साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और इनके नैतिक सिद्धांतों में यह प्रतिबद्धता और नेतृत्व के धनी रहे, जिन्होंने महात्मा गांधी के शिष्य होने के साथ साथ गांधीवादी दर्शन के मूल अहिंसा और शांतिपूर्ण विरोध के सिद्धांत के प्रति गहराई से जुड़े रहे। अब जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। यह एक क्रांतिकारी कुछ स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन 1920-22 में भाग लिया और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के गठन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके पहले इस गठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था, जिसका गठन 1924 में हुआ था। इनके द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल है 1925 की प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती, दूसरा वायसराय की ट्रेन की बम धमाके में उड़ाने का प्रयास जो 1926 में रहा, तथा लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए लाहौर में जेपी सेंडर्स को गोली मारा 1928 में। और इनका जो नैतिकता था वह नेतृत्व और निडरता था, जिन्होंने वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले भारतीय क्रांतिकारियों की सफलता का पूर्वक नेतृत्व किया। अब जानते हैं अरुणा आसिफ अली के बारे में, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानी जाती हैं, जिन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने का नाम से जाना जाता है। और वह 1998 में दिल्ली की पहली निर्वाचित मेयर बनी और उनको पद्म विभूषण 1992 और भारत रत्न 1997 में दिया गया। और इनका जो नैतिक व्यक्तित्व है वह सशक्तिकरण की भावना और दृढ़ संकल्प रहा, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष रूप से शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उनके प्रयासों, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण और उनके विश्वास के प्रमाण तैयार। इसके संदर्भ में
अब सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थल, जिसमें भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत के संदर्भ में आता है पारकच ग्लेशियर जो लद्दाख में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में खादरपेट और बेला क्षेत्र है। कास पठार जो महाराष्ट्र में है। हम्पी स्मारक समूह जो कर्नाटक में है। पोर्प नेकुकट्टई जो स्थल जो तमिलनाडु में स्थित है। और फिर आता है पेंगोंग तुसु झील जो लद्दाख में स्थित है, जो इस झील में उत्तरी तट पर अवसंरचना में सुधार हो रहा है। ढाला क्रेटर जो मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर यूरेलाइट नामक उल्कापिंड से हुआ है ढाला क्रेटर का निर्माण। पलामू टाइगर रिजर्व जो झारखंड में है, इसके संदर्भ में। फिर आता है अमरावती, जिसमें पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया। और रुद्रगिरी पहाड़ी जो गुंटूर आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर सेल से कलाकृतियों का सम्मिश्रण प्राप्त हुआ है। अब आते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थल जो विश्व के संदर्भ में, जिसमें आइसलैंड में 24 घंटे में भूकंप के 2200 झटके दर्ज किए गए। ग्रीस में द्वीप वनाग्नि का सामना कर रहे हैं। ऑर्कनेय द्वीप जो यूनाइटेड किंगडम से अलग होने वाली मंशा प्रकट करते हैं। पनामा जो है वह भारत और पनामा में चुनावी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पेरू में उबिनास ज्वालामुखी से विस्फोट हुआ। अर्जेंटीना, जिसमें अर्जेंटीना में हेलीकॉप्टर के खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक आश्रय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। नाइजीरिया में खाद्य सुरक्षा को लेकर आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई। चाड़ में, जिसमें पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के सबसे अधिक संख्या में शरणार्थियों को आश्रय दिया गया। इसी के साथ ही काला सागर में रूस ने काला सागर और अनाज समझौते से अपनी भागीदारी खत्म की है। सूडान, जिसमें खार्तूम सभी हिस्सों में भीषण संघर्ष हुआ। तंजानिया में देश के बाहर पहला आईआईटी परिसर तंजानिया में स्थापित किया गया। जापान सागर में चीन रूस जापान सागर में संयुक्त हवाई समुद्री अभ्यास नॉर्दर्न इंटरेक्शन 2022 आरंभ करेंगे। थाईलैंड में बिम्स्टेक के विदेशी मंत्रियों की बैठक होगी। फिलीपींस, जिसमें टाइफून डॉक्सुरी फिलीपींस में तबाही मचाई है। और सोलोमन द्वीप में हाल ही में चीन और सोलोमन द्वीप समूह में कूटनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मोजाम्बिक में काबो डेलगाडो गैस फील्ड स्थित है, जो भारतीय ऊर्जा कंपनियों जिसमें ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, बीपीसीएल ऑयल इंडिया लिमिटेड की 30% की हिस्सेदारी है, जिसमें उत्पादन को फिर से शुरू करने की उम्मीद है। और कोकोस द्वीप जो भारतीय नौसेना के विमान के कोकोस द्वीप का दौरा किया गया है, इसके संदर्भ में इसके प्रमुख द्वीप रहे हैं। ये विश्व और भारत के कुछ प्रमुख सुर्खियों में रहे स्थल रहे। यहाँ पर यह जुलाई 2023 की मैगजीन फिनिश होती है। इस मैगजीन श्रृंखला के अंतर्गत यह लेक्चर भी फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।